हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा यूटेरिया करेंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंतर्गत चौथा प्रैक्टिस सेट। आपको बता दूं कि ये चौथा प्रैक्टिस सेट हाल ही में प्रकाशित यूटेरिया करेंट अफेयर्स की बुक से लिया गया है, जिसमें वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उनका संग्रहण किया गया है, जिसे 25 सेटों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। और 25 दिन 25 सेट करके हमारी जो श्रृंखला चल रही है उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे चौथे सेट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को, जो हमारा फोर्थ सेट है। इस सेट में हम लोगों के 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हुए उत्तर का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि इसके पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ये चर्चा का विषय बना था। राजेश खुल्लर जी को ये नियुक्त किया गया है। ये राजेश खुल्लर जी आईएएस हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं। और वहाँ पर जो है विश्व बैंक में ये भारत, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका 4 देशों का प्रतिनिधित्व जो है वो जा करके करेंगे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो केवल भारत का नहीं बल्कि भारत के साथ साथ भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है भारत और रूस की नौसेना ने इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया। ये युद्ध अभ्यास जो है वो 11वां संस्करण था, यानी यह 11वां आयोजन था इस युद्ध अभ्यास का। और इसका आयोजन जो है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया। जिस समय चीन और भारत को लेकर के तनावपूर्ण माहौल थे, उस समय चीन के सामने शक्ति प्रदर्शन का भी ये एक बेहतर तरीका था। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये भारत में ही विकसित किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है भारत। भारत के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जो है एक सोलर ट्री विकसित किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि सोलर ट्री के थ्रू 11.5 किलोवाट जो है तक की ऊर्जा जो है उत्पादन की जा सकती है। तो एक प्रकार का सोलर ट्री पेड़ जैसा आकृति होता है, इसमें सोलर प्लेट लगे होते हैं जिससे ऊर्जा तैयार किया जा सकता है, उसका निर्माण किया गया है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है? तो आपको पता होगा कि भारतीय मूल की कल्पना चावला पहली भारतीय महिला रही हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। ये अमेरिका की तरफ से नासा के थ्रू गई थी, इसलिए ये कार्य जो है अमेरिका में ही किया जा रहा है। अमेरिका के नॉर्थरोप ग्रुपमैन जो है एक कंपनी है, और नॉर्थरोप ग्रुपमैन कंपनी के द्वारा जो है उनके नाम पर ये स्पेस क्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय मूल की ये प्रथम महिला है जिनका निधन जो है वो कोलंबिया अभियान के तहत 2003 में हो गई थी। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। वाहन मित्र योजना, ये वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसकी एक सबसे पहली विशेषता ये है कि अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टैक्सी चालक, ऑटो चालक को जो है 10,000 रुपये जो है प्रति वर्ष जो है सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। तो इस प्रकार से अलग अलग योजनाएं आती थी अलग अलग समुदाय के लिए। इस बार जो है ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए जो है एक सहायता राशि की योजना लाई गई है, जिसे नाम दिया गया है वाहन मित्र योजना। आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर ये आंदोलन चर्चा का विषय रहा था। ये कहाँ हुआ था और क्या है ये? तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है ये अमेरिका में कोविड-19 के दौरान ही काफ़ी चर्चा का विषय रहा। वहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक ब्लैक समुदाय के व्यक्ति का जो है हत्या हो गया था, या ये कहें कि पुलिस वाले के द्वारा जो है नृशंस हत्या की गई थी। जिसके बाद मई 2020 में एक व्यापक आंदोलन देखने को मिला, जिसमें गोरे के प्रभुत्वशाली स्वभाव के खिलाफ जो है काले समुदाय के लोगों के द्वारा जो है ये विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये अमेरिका, और नाम याद रखिएगा जॉर्ज फ्लॉयड। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो ये जो डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट इन इंडिया लॉन्च किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की सहायता से लॉन्च किया है।
और इसका उद्देश्य है कि कम कार्बन वाले जो परिवहन प्रणाली है उसको बढ़ावा दिया जा सके ताकि प्रदूषण को या कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो डीकार्बोनाइज का मतलब ही होता है कि कार्बन की मात्रा को कम करना, और वैसे ही ट्रांसपोर्ट प्रणाली को विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा ये पहल की गई है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी जो है एक व्यापारिक संस्था है, यानी ये बैंक है, और इसका मुख्यालय जो है बम्बई में है। और इसके जो हाल ही में जो है चुने गए प्रबंधक हैं वो है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया ने पीके गुप्ता की जगह पे जो है ये पद ग्रहण किया गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो रजनीश कुमार हैं, तो इनका अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पूछा गया था निदेशक, तो निदेशक जो है अश्विनी भाटिया है। और आरबीआई की जो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो ये एसबीआई से संबंधित प्रश्न है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 21 जून 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या रहा? तो इस बार जो है कोविड-19 के दौरान जो है योग दिवस मनाया गया, तो इस योग डे पे कोविड-19 से जुड़ा हुआ ही थीम दिया गया, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा तो करना है बट इसको घर पे रह के करना है, क्योंकि कोविड-19 की स्थितियां थी उस समय और काफ़ी ज़्यादा संकट की स्थिति थी जून के समय में, तो इसलिए इसे घर पे रह के मनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया था। आपको बता दें कि 2015 में पहली बार योगा डे मनाया गया था और उसी समय से प्रतिवर्ष 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम के एक पृथक परिवहन को विकसित किया? तो ये सिचुएशन ऐसी थी कि कोविड-19 के दौरान कई ऐसे कोविड पीड़ित होते थे जो दूर दराज के इलाके में थे या ऊंचे क्षेत्रों में थे, तो उनको वहां से निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा अर्पित नामक एक अभियान चलाया गया, एक परिवहन चलाया गया, जिससे उन्हें जो है आइसोलेट करने के लिए वहां से ले जाया जाता था। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने जितने भी प्रकार के लोन होते हैं, लघु या बड़े स्तर के हाउसिंग लोन, अलग अलग प्रकार के जितने भी लोन हैं उसको पूरी तरह से डिजिटल या कंप्यूटराइज कर दिया है। और इससे अतिरिक्त मैं बता दूं कि कुछ ही मंथ पहले जो है विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। तो बीओबी जो है उसने अपने सारे लोन प्रक्रिया को डिजिटल रूप दे दिया है। 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान जो है वो प्रभाव में आया, यह किस देश में देखने को मिला? तो क्रिस्टोबल तूफान जो है ये देखने को मिला था मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी में ही ये जो है तूफान उत्पन्न हुआ था और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश भी मैक्सिको ही था। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत चीन सीमा विवाद जो है वो काफ़ी चर्चा में शुरू से ही बना रहा है और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ 5 जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप नाम सुन रहे हैं काम्या कार्तिकेयन, ये मात्र 12 वर्ष की जो है स्टूडेंट है और इन्होंने जो है पर्वत पर चढ़ाई करने के साथ ही सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। और एकांकागुआ जिस पर इन्होंने चढ़ाई की है उसकी जो हाइट है वो 6962 मीटर है, जो कि काफ़ी ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की ये चोटी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, एंडीज, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जबकि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। मीटू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? #मीटू पुस्तक ये करणपुरी जी की रचना है और ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है और काफ़ी चर्चित रही और वास्तव में इसमें जो है कई कहानियों का संग्रह किया गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर यह पुस्तक जो है चर्चित रही थी। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। पाकिस्तान में टिड्डी दल से बचाने के लिए
किस देश ने वहाँ 1 लाख बतख दल को भेजा या एक बतख दल को भेजा। आपको यहाँ मैं बता दूं कि जो टिड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय रही थी इस बार, और भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। तो टिड्डियों का जो दल होता है वो फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। ऐसे में ऐसे पक्षियों को तैयार किया जाता है जो टिड्डियों को खाते हैं। चाइना में बहुत पहले जो इसी प्रकार का टिड्डी दल आया था, तो उससे बचाव के लिए उसने जो है एक मुर्गियों का यानी जो चिकन है उनका जो है एक सेना तैयार किया था ताकि टिड्डियों से बचाव किया जा सके। इस बार भी चीन द्वारा ही बतख दल तैयार करके पाकिस्तान भेजा गया। इसके तहत जो है 1 लाख बतख जो है वो भेजे गए, और ऐसा माना जाता था कि एक दिन में एक बतख जो है वो कम से कम 200 जो है टिड्डियों को खा सकता है। इस प्रकार इनको खा करके जो है वो समाप्त कर देगा, इस तरह का अनुमान लगा करके भेजा गया था। हालांकि ऐसा है नहीं कि ये टिड्डी एक जगह इकट्ठे रहते हैं जिससे उनको खाया जा सके, और इसलिए जो है यह योजना बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हो पाई। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस जीव की खोज की गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। तो ग्रेटा थुनबर्ग जो थे वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, और उनके सम्मान में जो है लंदन के वैज्ञानिकों ने जो है घोंघे की नई प्रजाति का नाम जो है वो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। तो सबसे पहले आप याद कर लेंगे कि ये थुनबर्ग जो थे वो स्वीडन से संबंधित थे, लेकिन जो घोंघे की प्रजाति खोजी गई और उसका नामकरण किया गया वो लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेज़बानी किस देश ने की। तो ये जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया, यह 11वां आयोजन था इस तरह का। इससे पहले 10 आयोजन किए जा चुके थे, और इसका आयोजन जो है वो जर्मनी ने किया है। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें जो है कई लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, जिसमें लगभग 8 की संख्या बताई जा रही है। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 PV सिंधु जो भारत की खिलाड़ी है, इन्हें भी ये अभियान के अंतर्गत एम्बेसडर चुना गया है। तो भारत से संबंधित एम्बेसडर के रूप में PV सिंधु हैं, जो 8 खिलाड़ी जिनको नियुक्त किया गया था ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, ताकि IM बैडमिंटन यानी बैडमिंटन के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ावा दे सके। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिल गई है। तो यूरोपीय संघ से बाहर निकलने वाला देश बन गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में जो है की जो यूरोपियन संघ की यूनियन है उससे बाहर निकलने की घोषणा की, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है। वह 47 वर्षों तक यूरोपियन यूनियन का जो है सदस्य रहा, और उसके बाद उसने जो है इसे छोड़ दिया है। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपको पता है कि समुद्री क्षेत्र में भारत का एक तटरक्षक अभ्यास होता है, यानी तटरक्षक दल होता है जिसका काम होता है कोस्ट गार्ड, और वो समुद्री सीमा में भारत की रक्षा करते हैं। तो उनका जो है एक सर्च अभियान या सर्च अभ्यास चला, जिसका आयोजन जो है वो गोवा में किया गया। गोवा के वास्को में जो है मार्च 2020 में ये आयोजन किया गया था। आते हैं नेक्स्ट 22वें प्रश्न की ओर। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो SC ST समुदाय के लिए जो है विभिन्न राज्यों में हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। उन हॉस्टल्स में सुविधाओं के आधार पर ISO प्रमाण पत्र दिया जाता है, और यह प्रमाण पत्र दिया गया है उड़ीसा राज्य को, क्योंकि उसने उन हॉस्टल में जितने भी प्रकार के आधुनिक सुविधा हो सकते हैं वो सभी सुविधा दिए हैं। इसके अलावा अलग से जो है इसके लिए एक मिशन चलाया गया जिसका नाम ही रखा गया मिशन सुविधा, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके, और इन सुविधाओं के कारण ही ओडिशा के हॉस्टल्स को जो है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष में किया जाएगा। तो ये जो महिलाओं के लिए जो है अंडर 17 विश्व कप का आयोजन होने वाला है, ये 2021 में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि पुरुष अंडर 17 वर्ल्ड कप भी भारत में 2017 में आयोजित हुआ था, और ये इस बार जो है महिलाओं का आयोजित होगा। ये महिलाओं का आयोजित होने वाला 7वां संस्करण होगा फुटबॉल का। ये 7वां संस्करण भारत में 2021 में आयोजित किया जाएगा। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह
किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील जो चर्चा में रहा, ये एक शिवालिक की श्रेणी के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। और ये हाल ही में जो है अपने जीवित इकाई के दर्जे के लेकर के जो है काफ़ी चर्चा में रहा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसे जो है जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, और नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 बिंदु है जिसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी एक संस्था है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में भारत को जो है वो 83 रैंक मिला है। और 83 की रैंक में वो पहले मतलब अकेले नहीं है, वो 2 अन्य देशों के साथ है, जैसे तिमोर लेमेस्ते और सेनेगल। ये 2 देश हैं जिसके साथ संयुक्त रूप से उसे 83 रैंक मिला है। और इसमें अंक दिए गए थे कि कौन जो है फ्रीडम वाले लोकतंत्र के रूप में है या नहीं है। इसमें पहला स्थान जो है वो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को संयुक्त रूप से मिला, जिन्हें 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। और भारत भी 3 देशों के साथ जो है वो 83 रैंक पे आया। तो इस तरह से 83 याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो ये एक प्रकार का क्षुद्रग्रह है जिसकी हाल ही में खोज की गई थी और माना जा रहा है कि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक क्षेत्रों में पाया गया है। इसकी खोज जो है वो जनवरी 2020 में ही की गई थी। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने, गतिविधियों को सीमित करने का आदेश दिशा निर्देश पारित किया गया। यह किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया? तो एक महामारी अधिनियम है जिसके तहत इसे लागू किया गया। इसमें मेनली आपको वर्ष याद रखना है। तो वर्ष आप लोग याद रखेंगे कि महामारी अधिनियम जो है वो 1897 में आया था। और इसके तहत जो है जो भी खतरनाक महामारी आती है उसके रोकथाम के लिए या फिर बचाव के लिए जो है उपाय इसी अधिनियम के अंतर्गत किए जाते हैं। तो कोविड-19 को जो है महामारी घोषित किया गया था और इसके कारण एक प्रकार की आपात की स्थिति भी बन गई थी और आपदा घोषित किया गया इसे। और इसीलिए जो है इस एक्ट के तहत जो है इतने कठिन कदम जो है उठाने पड़े थे। आते हैं 28वां प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कुछ स्थानीय त्यौहार होते हैं जिनका नाम जो है वो सामने लिखे हुए राज्यों से संबंधित है। जुड़ शीतल का त्यौहार आपको पता है कि ये बिहार से संबंधित है। अबुबाची मेला ये भी असम से संबंधित है। रोंगाली बिहू ये अरुणाचल प्रदेश और विशु केरल। तो ये जो है ये तीनों सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नहीं असम होगा। और जो अप्रैल के माह में बिहू का त्यौहार होता है उसे रोंगाली बिहू कह करके संबोधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा असम। और इस प्रकार से जो सुमेलित नहीं है वो सी। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य मुख्य रूप से जाना जाता है? हाल ही में ये काला पानी विवाद आया था। उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है भारत और नेपाल के बीच जो है ये विवाद का बिंदु है। काला पानी को लेकर के सीमा विवाद है। भारत इसे अपने मैप में दिखाया जबकि नेपाल ने अपने नए मैप में जो है काला पानी को अपने सीमा क्षेत्र में दिखाया, जिसके कारण ये विवाद की स्थिति बन गई। और कुछ संदर्भों में देखें तो भारत, नेपाल और चीन की सीमा इसके आसपास टकराती है, जिसके कारण ये विवाद का विषय बन गया है। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गैस का रिसाव हुआ था और जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा गैस था जिसका रिसाव किया गया था? तो ये एक घटना हुई थी विशाखापट्टनम में और काफ़ी जो है ये दर्दनाक घटना थी क्योंकि इसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और गैस के रिसाव के कारण हुआ था। यहाँ पे जो गैस रिसाव हुआ था उसका नाम था स्ट्रीम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वें प्रश्न में आते हैं। अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। यह एक पूर्वी यूरोप का देश है बेलारूस, जो कि एक स्थल रुद्ध देश के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी मिन्स्क है। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो पंडित जसराज जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो शास्त्रीय गायक थे और उनका संबंध मेवाती घराने से था। हर शास्त्रीय गायक का एक घराना माना जाता है। इनका जो घराना जो है वो क्या था, मेवाती घराना। ये मेवाती घराना से संबंधित थे और ये अपने शास्त्रीय गायन के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध भी थे। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इनके नाम पर एक ग्रह का भी नाम रखा गया था। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि एक हिन ग्रह के नाम पे जो है इनके नाम पे जो है एक ग्रह का भी नाम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ है। उन्होंने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो वे काफ़ी ज़्यादा पुस्तकों पे विचार व्यक्त करते थे और कई जो है उनकी पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही, जैसे द कोलिशन ईयर, ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही। द ड्रामेटिक डिकेड, द ट्रबलेंट ईयर एंड ईरा ऑफ डार्कनेस। इन चारों पुस्तकों में ये जो चौथी पुस्तक है ईरा ऑफ डार्कनेस, ये उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो लिखी गई है ये शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये ईरा ऑफ डार्कनेस जो है वो किनकी पुस्तक है? शशि थरूर। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 2011 का वर्ल्ड कप जो है वो धोनी की कप्तानी में जो है भारत ने जीता था। उससे पूर्व भारत ने 1983 में जो है कपिल देव की कप्तानी में जो है ये वर्ल्ड कप जीता था। और इसके अलावा धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी अपनी कप्तानी में जीता था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा 35वां प्रश्न। IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? तो अगर IPL का मैच जो चल रहा है उसे अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका स्पॉन्सरशिप जो है वो ड्रीम एलिमेंट नामक कंपनी ने खरीदा है और ये IPL का 13वां संस्करण है। और कोविड-19 के कारण इसका आयोजन भारत में ना करके इसका आयोजन UAE में किया जा रहा है। तो आप इसका आयोजन स्थल भी याद कर लेंगे, इसका संस्करण भी याद कर लेंगे और इसके प्रायोजक भी याद कर लेंगे। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य ढूंढना है। यह पुरस्कार मार्के लुकासा रिजनेलवेल्ट को दिया गया है, तो ये एकदम सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। उनका संबंध पोलैंड से है। यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो ये जो पॉइंट्स है इसमें पहला, दूसरा एवं चौथा ये सबसे कम उम्र की हैं। ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बना था क्योंकि सबसे कम उम्र में उन्हें मिला था, लेकिन उनका संबंध पोलैंड से नहीं है बल्कि नीदरलैंड से है। तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड और सी ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए इसका चयन करेंगे। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत और चाइना के बीच गतिरोध को देखते हुए काफ़ी लंबे समय से ठंडे बस्ते में चला गया प्रोजेक्ट चीता पुनः लॉन्च किया गया है और यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत की जो सेनाएं हैं उनको संयुक्त रूप से एक अभ्यास प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया है। इसमें मूल रूप से ड्रोन के इस्तेमाल करके जो है तनाव की स्थितियों को दूर करने और अपने शक्ति परीक्षण करने का अभ्यास किया गया। तो प्रोजेक्ट चीता जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित है। आते हैं 38वें प्रश्न की ओर। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? आपको पता होगा कि अभी तक जो है परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पर ही जितने भी प्रकार के ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं वो केवल और केवल विखंडन प्रक्रिया पर आधारित हैं। परमाणु संलयन पर आधारित कोई भी परियोजना जो है अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसीलिए इसके ऊपर प्रयोग परीक्षण के लिए फ्रांस में एक परीक्षण का जो है तैयारी की जा रही है और उसका स्थापना किया जा रहा है। ये फ्रांस के कार्दोस में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 20 अगस्त। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक हाल ही में काफ़ी चर्चित रही थी। इसके जो राइटर हैं वो है नीना राय।
इन्होंने अयोध्या के संबंध में जो जानकारी है या प्रमाणिक जानकारी है उसको देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो रामायण के पात्र हैं उनके संबंध में भी इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जानकारी दी है। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनोदर्पण पोर्टल जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए जो है ये मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्योंकि परीक्षा या अन्य वातावरण में छात्र जो है वो तनावपूर्ण स्थितियों में रहते हैं। उन्हीं तनावों को कम करने के उद्देश्य से जो है ये मनोदर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका पहले मैं सही उत्तर बताता हूँ, फिर कुछ बताता हूँ रोचक चीज़। इसका सही उत्तर है पलाऊ। वास्तव में क्या होता है कि सन स्क्रीन जब शरीर पे लगाते हैं तो उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, और स्पेशली जो समुद्र तटीय देश होते हैं वहाँ पर सन स्क्रीन लगा करके समुद्री किनारों पे बैठने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर वे सन स्क्रीन लगा करके समुद्र में नहाते भी हैं, जिससे वो रासायनिक पदार्थ जो है वो समुद्री पानी में मिल जाते हैं, और उस समुद्री पानी में मिलने से समुद्र में जो प्रवाल द्वीप होते हैं, जो मूंगे की चट्टानें होती है, वो जैव विविधता का केंद्र होते हैं, और ये रासायनिक पदार्थ इन जैव विविधता केंद्रों पर नुकसान पहुंचाते हैं, और वहां पर जो है प्रवाल द्वीपों के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि सन स्क्रीन्स पर जो है प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2030। ये भारतीय रेलवे की एक योजना है जिसके माध्यम से जो है वह शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करे, ताकि भविष्य में होने वाले जो कार्बन से संबंधित समस्याएं हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, उन पर जो है अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे एडिटोरियल करंट अफेयर्स के बुक में एक पूरा का पूरा चैप्टर संधारित किया गया है जो रेलवे से रिलेटेड है, और उसमें रेलवे से संबंधित नवीनतम जितने भी आंकड़े हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका संग्रहण किया गया है। तो आप बुक में एक बार रेलवे चैप्टर को जरूर पढ़ लेंगे, खास करके जो NTPC की तैयारी करते हैं वो जरूर पढ़ लेंगे, उनके लिए बहुत ही काम का ये चैप्टर है। 44वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित होने के बाद यह जो विरोध प्रदर्शन किया गया है वो हांगकांग में किया गया है। हांगकांग जो है वो एक अधीनस्थ क्षेत्र बन गया हुआ है चीन का, और चीन द्वारा जो नई कानून नीति लागू की गई उसे ज़बरदस्ती हांगकांग पर थोपा जा रहा है, जिसके कारण हांगकांग में जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, और काफ़ी लंबा विरोध प्रदर्शन कोविड-19 के दौरान इसे देखने को मिला। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। बायोरॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो बायोरॉक जो है यानी जैव पाषाण, बायोरॉक को हम लोग हिंदी में जैव पाषाण कहते हैं। जैव पाषाण टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जैव पाषाण होते हैं प्रवाल भित्ति, यानी जो मूंगे की चट्टानें होती हैं समुद्री क्षेत्रों में जो प्रवाल भित्ति होते हैं उन्हीं को जो है बायोरॉक या प्रवाल भित्ति कहा जाता है, और ये समुद्री जैव विविधता के केंद्र माने जाते हैं, और समुद्री क्षेत्रों में जो है यह जीवों का एक समुदाय के रहने का सबसे अच्छा जगह माना जाता है। तो प्रवाल भित्ति जो है उसी को बायोरॉक कहा जाता है, और बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो है वो प्रवाल भित्ति से संबंधित है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 से संबंधित है, और वास्तव में ये उपभोक्ता संरक्षण क्या है? तो मिलावट की वस्तुएं, कालाबाजारी, नापतौल में मात्रा को कम होना से संबंधित जैसी समस्याओं को लेकर उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करता है। यानी आप किसी भी दुकानदार या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा आपको गलत चीज़ परोसी जा रही है तो उसके खिलाफ जो है आप उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, और जागो ग्राहक जागो जैसे विचारधारा इसी संरक्षण के माध्यम से लाया गया था। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो हाल ही में ये चर्चा का विषय बना था, और ये जो घोषणा की गई है ये श्रीलंका और मालदीव के लेकर के की गई है। श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश रहे जिन्होंने हाल ही में जो है खसरा और रूबेला वायरस जैसे गंभीर बीमारियों से जो है खुद को मुक्त कर लिया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है। बिल्कुल सही है कि 41% कर दिया गया, जो कि 42% था। दूसरा है, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। और चौथा है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो नंद किशोर सिंह थे। तो आइए इन बिंदुओं को हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है वो सही है, तीसरा पॉइंट भी सही है, और चौथा पॉइंट यानी नंद किशोर सिंह अर्थात एनके सिंह जो है इसके अध्यक्ष थे, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका जो गलत उत्तर है वो है बी, क्योंकि जो 15वां वित्त आयोग है इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि 1971 नहीं, केवल 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ही इस वित्त के माध्यम से राज्यों को पोषण यानी प्रतिशत जो है वो प्रदान किया जाएगा। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है, जो जिनेवा में अपना कार्य सौंपे जाएंगे या जिनेवा में वो अपना कार्य करेंगे। जिनेवा में जितने भी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाएं हैं वहां पर वो भारत के रूप से जो है प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। तो इंद्रमणि पांडे आप याद रखेंगे, जिनेवा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेंगे। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है। किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है? तो होप मार्स मिशन की इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में संडे को आयोजित उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछा भी गया था, और ये हमारा प्रश्न जो है ये यूएई से संबंधित है। होप मार्स मिशन जो है वो जापान की सहायता से जो है ये सफल होगा, और यह पहला अरब देश है जिसने इस तरह का जो है मार्स मिशन प्लान किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूएई। तो उम्मीद करते हैं कि ये 50 क्वेश्चनों की जो टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला है 25 दिन 25 टेस्ट, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो इसे ज़रूर जो है आप पढ़िए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सारी जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट एवं अपने नज़दीकी दुकान से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे जो है आप एक्टिवेट करें, इसे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको जो सर्च करना है वो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करना है। इसके लिए आप यहाँ सर्च बटन है, सर्च बटन में जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़। जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज सर्च करेंगे ये आपका एडुटेरिया का चैनल खुलेगा, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन होगा, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। इसमें लगभग 2 लाख जो है स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। तो आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहीं से आपको सारे पीडीएफ या जो भी हमारे वीडियोस जो अभी रिसेंट में रिलीज होते हैं उसके लिंक दे दिए जाएंगे। हमारे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी वो भी यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। हमारे बुक, हमारे पीडीएफ, और जैसे ये कल जो है ये वीडियो अपलोड किया गया था उसका पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ से आपको सारे पीडीएफ जो है वो मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।